गुड इवनिंग बच्चों। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है सत्यम वेव के यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग बच्चों। ओके, तो आई होप आप सब जुड़ गए होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 आई गेस। लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 0 देखा था। 0 में हमने केवल टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया था कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों ने देख भी लिया हो। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ओके, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। लेक्चर नंबर 2 में हमने उसी को आगे बढ़ाया और फिर जाके हम लोग चार्ज टू मास रेशियो और मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को सीख लिए। उसकी सारी बातें जो थी सब कुछ समझ लिया था हमने। आज लेक्चर नंबर 3 में जो बच गया है फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर, मैंने आपके सामने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन हमें पढ़ना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी हमने पहले की क्लासेस में लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने सीख ली है। और इस वाले लेक्चर में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को साथ ही साथ खत्म कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए। ओके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हर बार के क्लास की तरह इस लेक्चर तक मैंने फिर से पीपीटी बना लिया है और आपको मैं पीपीटी के थ्रू थोड़ी ही देर में सारी बातें समझा दूंगा। आइए, देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वेट, सी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया? गोल्डस्टीन ने। कब किया? तो 1886 में। ओके, पहली पॉइंट। दूसरा बात कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है परफोरेटेड कैथोड। कैथोड तो आप जानते हो, कैथोड अनोड मैंने पहले ही क्लास में, पहले ही लेक्चर में आपको समझाया था। तो आप कैथोड भी समझते हो और एनोड भी समझते हो। लेकिन यहाँ मैंने लिख रखा है परफोरेटेड कैथोड। मैंने क्या, आप किसी भी बुक को पढ़ोगे वहाँ यही लिखा हुआ मिलता है, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है? आइए अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, ये बिल्कुल सिमिलर है, बस रिजल्ट का अंतर है। ऑलमोस्ट सिमिलर है किससे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ओके, उसमें क्या किया था हमने? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया था? वैक्यूम से उसको अंदर से वैक्यूम बना दिया था, यानी गैस को निकाल दिया था। प्रेशर 10⁻⁻4 atm तक लेके गए थे। हाई वोल्टेज अप्लाई किया था और फिर हमने देखा था कि कैथोड से अनोड की तरफ को एक रे जा रहा है। फिर आगे की सारी कहानी आपको आई होप याद ही होगी। तो यहाँ भी सारा कुछ सेम है, ठीक है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिया गया एट वेरी लो प्रेशर। ओके, और परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया गया। ये दोनों चीज़ें क्यों ली गई, इसका क्या मतलब है, अभी जस्ट इसी स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो, यहाँ इस बार मैंने वैसा इमेज सेलेक्ट किया है कि जिसमें आप दोनों चीज़ें एक साथ देख पाओ। ये वाला जो आप हिस्सा देख पा रहे हो, इस तरफ वाला हिस्सा, ये लिखा हुआ भी है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अगर आप पढ़ पा रहे हो, लेट मी सी इफ इट इज़ विजिबल और नॉट। यस, ये आप देख पा रहे हो, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। सारा कुछ वही है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ये कैथोड है जो निगेटिवली चार्ज है, ये इधर एनोड है जो पॉजिटिवली चार्ज है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इधर से यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने वाला रेज हमें उसमें दिखा था, जिसे हमने कैथोड रे का नाम दिया था। यही हम लोगों ने लेक्चर 1 में सीखा है। तो ये तो हुई कैथोड रे की बात। ओके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात। इसे जो ये डिस्कवरी ऑफ
प्रोटॉन है, जैसे आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी ऑफ कैथोड रे या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हो, इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को एनोड रे एक्सपेरिमेंट या पॉजिटिव रे एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यही सारे इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसमें देखो, अब आपको ध्यान देना इस राइट साइड वाले पार्ट पे। ओके, देखो इसमें क्या किया था, वही डिस्चार्ज ट्यूब है। ओके, कोई बात नहीं, केवल देखो यहाँ जो आप कैथोड देख पा रहे थे वो एक पीस था, मेटल का पीस था, कैथोड पीस था एक। यहाँ पे देखो क्या किया है कि उसके अंदर होल बना दिया है, छोटे छोटे होल्स हैं इसमें। क्या है? छोटे छोटे होल्स हैं। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड परफोरेटेड। परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि किसी एक सॉलिड चीज़ में आप छोटे छोटे होल्स बना दो, ठीक है, उसे हम परफोरेटेड कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ कैथोड में होल बनाया गया तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? परफोरेटेड कैथोड। ये बात क्लियर है? और अंदर जो गैस रखा गया था वो कौन सा? तो H2 गैस। अंदर गैस कौन सा था? अंदर गैस कौन सा था? H2 गैस था एट वेरी लो प्रेशर। एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, यहां तक सब बात क्लियर है। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को करने के पीछे आइडिया क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इस्टेब्लिश हो गया, चार्ज इस्टेब्लिश हो गया, चार्ज टू मास इस्टेब्लिश हो गया, हमें मास का भी पता चल गया, तो फिर एक बात ये उठी कि जो एटम होता है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज है तो उस निगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी हो। ठीक, अगर कहीं पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो वहीं पे उसको काउंटर करने के लिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हो, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली, आप ये बात ध्यान रखेंगे, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर इसमें अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फॉर श्योर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा, तब तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बस इसी सिंपल आइडिया को ध्यान में रखते हुए गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कब? तो 1886 में। ठीक है, ओके। तो अब इन्होंने क्या किया? वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, केवल कैथोड को क्या किया? परफोरेटेड कर दिया, उसमें छोटे छोटे होल्स बना दिए, छेद बना दिए। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या किया? वही हाई वोल्टेज जैसे यहाँ अप्लाई किया था उसी तरह यहाँ भी हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इन्होंने क्या देखा कि एक पॉजिटिव रे है जो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। वहाँ एग्जैक्टली सेम है, मुझे इस बात पे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था, पॉजिटिव की ओर जाने का मतलब था कि वो पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या देखा इन्होंने कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, तो फॉर श्योर आप जानते हो कैथोड यहाँ पे आप देख पा रहे हो निगेटिव चार्ज है। अगर कोई निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। बस यही सिंपल सी बात इसके पीछे थी। बस यही है आपका क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखो, सॉरी एनोड रे एक्सपेरिमेंट है ना, अभी हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, जैसे हमने पिछले लेक्चर 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे देखा था, ऑन द सेम ग्राउंड यहाँ हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे देख रहे हैं। मैं पहले कुछ सेकंड के लिए साइड हट जाता हूँ, आप क्या करो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैसेज है क्या? ओके, ओके, आइए। हमने कैथोड रे में भी देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, यस और नो? यस। तो सेम एनोड रे भी जो है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्पीड, ये बात ध्यान रखनी है कि जो कैथोड रे में यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी, कैथोड पार्टिकल की जो स्पीड थी, वो उसके कंपेयर में अगर आप एनोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करो तो स्पीड क्या है? मच लेस है, यानी कि बहुत कम है। तो ये बात अभी आप ध्यान रखोगे। थर्ड पार्ट मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये हमने उसमें भी देखा था, याद करो आप, मैंने क्या किया था डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में मैंने क्या किया था कि एक व्हील बनाया था जिसे मैंने पिन व्हील लिखा था,
पिन व्हील, जिसका मैंने बताया था कि बहुत लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब बहुत हल्का है। तो जब कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल्स जा रहा था तो उस व्हील को रोटेट करवा पा रहा था, जिससे मैंने बताया था कि आप इस बात से ये समझ सकते हो कि इन रेज में क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो सेम चीज़ यहाँ भी बीच में पिन व्हील रखा गया, तो उस व्हील को रोटेट करा दिया किसने, तो एनोड रे ने। तो इसका मतलब ये एनोड सिमिलरली लाइक कैथोड रे, एनोड रेज आर ऑल्सो मटेरियल पार्टिकल्स। क्लियर? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फॉर श्योर। आप देख पा रहे हो कि ये कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड होता है निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज से निगेटिव की तरफ कोई जा रहा है तो फॉर श्योर वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने कैथोड रे में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। ओके, मैं फिर से याद दिला दूँ कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था, पाथ पैराबोलिक हो रहा था कैथोड रे में, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर हो रहा था। तो फिर सर्कुलर होने के बाद हमने आर की वैल्यू भी कल कैलकुलेट करके देखा था। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज। ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज ही रखता होगा, तो पॉजिटिव रेज भी से आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ भी है E/m रेशियो, कल हमने E/m रेशियो सीखा था। तो यहाँ पिछले दिन जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो ये जाना था कि सर कैथोड रे जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दो चीज़ों का। किन दो चीज़ों का? तो पहला कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, क्या मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या था, नेचर ऑफ गैस। इन दोनों चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट होने का मतलब आप कोई भी गैस रख के एक्सपेरिमेंट करो या किसी भी मटेरियल का आप कैथोड एनोड बना लो, आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पे बहुत कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं पड़ रहा था। पर यहाँ क्या होता है कि अंतर पड़ता है। देखो मैंने यहाँ लिख रखा, पार्टिकल ऑफ एनोड रे हैव सेम, अच्छा छोड़ो वेट, यहाँ मैंने क्या लिखा कि ये जो आपका E/m रेशियो है ये डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे। पहला क्या, नेचर ऑफ गैस, जिससे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट था, और एज वेल एज मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट उल्टा हो गया। जहाँ कैथोड रे मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट था, जबकि यहाँ पे डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे जैसे अगर आप डिफरेंट गैस रख के ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगी। क्लियर है ये बात? ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज की वैल्यू आपको अलग आ जाए, मास की वैल्यू अलग आ जाए, तो चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट आएगा। हाँ, दिए हुए सेम गैस के लिए जो हमेशा वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ एनोड रे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सही बात है, जितनी अभी मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में मैंने कहाँ से शुरू किया था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के पीछे जो सिंपल आइडिया था वो यही था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल हमने खोज लिया था सब एटॉमिक पार्टिकल में। तो जब निगेटिव चार्ज है तो उस निगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए सेम अमाउंट या सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यही बात तो यहाँ लिखा है कि पार्टिकल ऑफ एनोड, यानी पार्टिकल ऑफ एनोड का मतलब जो आपका प्रोटॉन है, आगे आप देखोगे जो प्रोटॉन है उसका क्या है, सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का एज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे, या अभी मैंने इसका नाम प्रोटॉन नहीं दिया तो आप एनोड रे ही कह सकते हो, कि जितना चार्ज कैथोड रे का था उतना ही एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनोड रेज में भी है। बस अंतर कितना का है, वो निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने पिछले दिन कैलकुलेट किया था लेक्चर नंबर 2 में, तो हमने क्या कहा था कि वो जो है वो स्मॉलेस्ट निगेटिव चार्ज नोन है, ठीक है, तो उसे हमने 1 यूनिट निगेटिव चार्ज नाम दिया था। तो सिमिलरली ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज नोन फाइंड आउट हुआ, तो इसे हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले आप एक बार इन पॉइंट्स को नोट करो, फिर मैं इस पर कुछ 1-2 और बातें आपको कंपेयर करके बताता हूँ।
हमने चार्ज कितना निकाला था इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितना निकाला था, माइनस 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस होल्ड माइनस 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 कूलम। ये चार्ज हमने कैलकुलेट किया था किस पे, तो इलेक्ट्रॉन पे। ओके, -19। तो यही सेम यूनिट पॉजिटिव, सेम ही, बस निगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इतना ही चार्ज किस पे होगा, प्रोटॉन पे। क्लियर है ये बात? ओके, अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में कोई खास बात है नहीं, बस आप इतना जान जाओ कि एक एटम में क्या था। अभी तक हमने क्या देखा था एटम को लेकर के, कि सबसे पहले तो ये बात चली थी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो जो इनडिविजिबल है। यही बात से हमने क्लास स्टार्ट किया था। बट आगे चल के एक्सपेरिमेंट हुए तो हमें पता चला इलेक्ट्रॉन भी है, फिर पता चला प्रोटॉन भी है। तो जो एटम का सम होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ने से आ जाना चाहिए था एक एटम का मास, पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ मिसिंग था। तो इसका मतलब कुछ तो और है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो गया तो हमें पता चल गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो गया तो हमें पता चल गया। बट कुछ ऐसा रह गया जो, अब मान लो जो न्यूट्रल चार्ज का होगा वो तो ना तो निगेटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट होगा ना ही पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्ट होगा, पर मास तो उसका कुछ ना कुछ होगा। बस इसी आइडिया को ध्यान में रख करके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात हुई। किसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किया किसने, चैडविक ने। कब, तो 1932 में। ठीक है, जबकि आप देख पा रहे हो अभी आपने देखा 1886 में ही प्रोटॉन का खोज हो गया था, जबकि 32 में, यानी कितने साल बाद जाकर के फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्लियर है? तो परफॉर्म सम आप पहले एक छोड़ो, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। क्या कि चैडविक in 1932 परफॉर्म सम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग, अभी आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सीखोगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे आप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझोगे क्या होता है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच बॉम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट लाइक बेरिलियम एंड बोरोन विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होगा यहाँ पे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। He found that some new particle were emitted which carried no charges। अब तक क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, या तो पॉजिटिव चार्ज मिला था हमें, या निगेटिव चार्ज वाले को हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन नाम दिया। जबकि इस वाले एक्सपेरिमेंट में, बॉम्बार्डमेंट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल निकला उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए निगेटिव या पॉजिटिव प्लेट से वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो पहले नहीं पता चला था, पर जब दोनों का मास यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड किया गया तो ये देखा गया कि ये क्या हो रहा है, ये एटम के टोटल मास के बराबर नहीं आ पा रहा है, मतलब समथिंग मिसिंग है। तो ये क्यों मिसिंग हो रहा था, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। बस चार्ज आया तो फिर, क्योंकि चार्ज नहीं था इसलिए ये मिसिंग था। आगे देखो, ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल वेयर इमिटेड विच कैरी नो चार्ज, दैट इज वेयर न्यूट्रल बट हैड अ मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। ये आपके काम की बात है, बट हैड अ मास नियरली इक्वल टू द डेट ऑफ प्रोटॉन। इसका मास कितना है न्यूट्रॉन का, उतना ही है जितना कि प्रोटॉन का है। ठीक है, दिस पार्टिकल वाज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन। ओके, दिस पार्टिकल वाज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन, एंड अ न्यूट्रॉन मे बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries no charge but has a mass nearly equal to that of hydrogen atom or a proton। अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन को आप मास ऑफ प्रोटॉन को आप मास ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हो। कैसे, देखो
देखो होता क्या है, कोई एक एटम है, कोई एक क्या है एटम है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो मास होगी वो किसके बराबर होगा, जब कोई एक एटम है, देखो ध्यान दो, कोई एक एटम है, इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल आप जान गए, पहला क्या तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के मास के सम के बराबर, किसके सम के बराबर आ जाएगा, इसका मास ऑफ एटम का। पर आपने ये देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, काफ़ी नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। मैग्नीट्यूड सेम है, केवल क्या अंतर है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होना पड़ेगा, ताकि एटम क्या हो पाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। पर इन दोनों के एडिशन से क्या होगा, सम से मास पूरा नहीं होगा एटम का, तो वहाँ पे हम मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। ठीक है, या 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हाइड्रोजन में जो भी मास है वो किसके वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। इसलिए आप कहते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं। वैसे तो आप एटॉमिक मास जोड़ने में, मास नंबर में अगले क्लास में आपके साथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसोटोन, यही सारी टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे आप और बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का मास है वो केवल और केवल प्रोटॉन की वजह से है। इसलिए मास ऑफ हाइड्रोजन को आप मास ऑफ प्रोटॉन भी कहते हो, या मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन भी आप कहते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है। अब बाकी सब में क्या है कि जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। अगर मैं किसी और एटम की बात करूँ, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ हीलियम की। हीलियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है सर, तो इन दोनों का मिला के जो मास होगा वही इसका एटॉमिक मास या मास नंबर जिसे आप कहते हैं वो होगा। तो इसी बात के साथ मैं आज का क्लास यहीं पे एंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक होगा क्या, तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर जिसे आप एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ओके, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इन सब के बीच कोई बहुत अंतर है नहीं, बहुत बारीक सी डिफरेंसेस हैं। तो मुझे लगता है अगला क्लास भी छोटे से, अगला क्लास तक आपका बेसिक्स होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, देन बोर्स मॉडल, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देन सो मेनी चीज़ें हैं हमें सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।